बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। तो आप पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं, जी सर। तो हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। जी। मुझे बताइए कि अभी क्या कर रहे हैं अभी आप? वर्तमान समय में मैं शाखा कार्यालय में मुकामा हूँ। उच्च वर्गीय लिपिक पद पर कार्यरत हूँ या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आता है। और इस दौरान मैं बिहार लोक सेवा आयोग जैसे प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका कर्मचारी राज्य बीमा आयोग ये बता रहे हैं ना आप? जी निगम। निगम। अच्छा, ये निगम का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। और इसमें जो विभाग है या जो कंपनी है वो अपना वित्त का प्रबंधन स्वयं करता है और उसके माध्यम से प्रशासन करता है। आपका वहाँ क्या काम है, क्या जॉब है आपका है? मैं वहाँ पर उच्च वर्गीय लिपिक पद पर कार्यरत हूँ। और इसके मेरे कार्य नेचर में जैसे कई कार्य होते हैं, जैसे कि मासिक विवरणी मुख्यालय में भेजना, और इसके साथ साथ जितने भी बीमित व्यक्ति है उनको पेंशन और अन्य जो लाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आते हैं वो प्रदान करना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका सिलेक्शन एसएससी से हुआ था? नहीं सर, वो उस समय हम लोग का सिलेक्शन स्वयं विभाग ही दिया था। अच्छा अच्छा। तो आप जॉब में हैं, काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? मैं अभी वर्तमान जिस पोस्ट पर हूँ मैं 2018 से हूँ। तो फिर इधर क्यों आना चाहते हैं? सिविल सेवा में आने के लिए कैसे प्रेरणा मिली, क्या कारण है यहाँ आना, क्यों चाहते हैं? सर मैं अभी जिस पद पर हूँ उस पद से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और मुझे मेरा जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं चूँकि ज़्यादा लोगों को सेवा नहीं दे पाता हूँ या हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित है, तो मेरी आकांक्षा ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाऊँ और उनको अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सकूँ। अच्छा अच्छा। इसके लिए तो बहुत सारा काम हो सकता है, जैसे एनजीओ बनाना हो सकता है, पॉलिटिकल कैरियर हो सकता है, कुछ और सोशल सर्विसेज हो सकता है ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए। कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि मैं इसके पूर्व मैं विदेश मंत्रालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ पद पर कार्यरत था। उस दौरान मुझे कई ऑफिसर से मिलना हुआ और उनके कार्यशैली से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। तो मैं उस समय निश्चित किया कि मैं सिविल सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान। विदेश मंत्रालय में आपने मल्टीटास्किंग में काम किया है और आपने बताया कि कुछ लोगों से मिलना हुआ, प्रभावित हुआ। कोई ऐसा एक ऑफिसर का नाम बताए जिससे आप प्रभावित हुए थे? मेरे एक ऑफिसर थे सैयद अकबरुद्दीन, जो बाद में यूएन का परमानेंट प्रतिनिधि भी भारत के हुए थे। उनसे मैं काफ़ी प्रभावित था, उनके कार्यशैली से, उनके भाषा या रहन सहन से मैं काफ़ी प्रभावित था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने इस परीक्षा में क्या क्या प्रायोरिटी दिया है? सेवाओं की प्राथमिकता कैसे आपने दिया? पहला चॉइस आपने क्या दिया? मेरा प्रथम चॉइस बिहार प्रशासनिक सेवा है। अच्छा। और दूसरा बिहार पुलिस सेवा है। बिहार पुलिस सेवा को आपने दूसरा चॉइस दिया है? जी। क्यों पहला चॉइस देते आप, ज़्यादा लोगों से जुड़ने का मौका मिलता? क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा के कार्य क्षेत्र काफ़ी विविध है और उसमें नई नई तरह के खोज भी हो सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ भी सकता हूँ। पुलिस सेवा में तो सामान्यतः जो कानून व्यवस्था है या उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन बिहार प्रशासनिक सेवा इसका कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी लोगों से मैं जुड़ पाऊँगा इस सेवा के। अच्छा, तो बिहार प्रशासनिक सेवा में जो वरीयता क्रम है, जी हायरार्की है, समझ रहे हैं? जी कि पोस्ट की जो हायरार्की है जी। उसको आप समझ रहे हैं? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं अध्ययन करूँगा। अच्छा, तो आपको पता होगा कि अगर आपका सिलेक्शन बिहार प्रशासनिक सेवा में होता है जी। तो किस पद पर आपकी नियुक्ति होगी? एसडीएम और एसडीओ पोस्ट है तो उस पर। अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है एसडीएम और एसडीओ में? सर मैं इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं हूँ और मैं तो बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। तो एसडीएम तो 101 ही होंगे, जी जो कि पहले ही से डिप्टी कलेक्टर की, जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर का जी जो उनका अपना स्थापना में
संख्या है काफ़ी ज़्यादा है। जी। तो आपका एसडीएम में ही होगा, कैसे आप बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे कि अगर एसडीएम के रूप में अगर चयन होता है तो उनसे कई तरह के कार्य सेवा लिए जाते हैं, और उस दौरान उनको फील्ड का भी जॉब मिलता है, तो इस दौरान मुझे मौका मिलेगा तो मैं लोगों का सेवा कर सकता हूँ। मतलब वरीय उप समाहर्ता के रूप में आपकी नियुक्ति की जाएगी जी और उसको विभिन्न सेवाओं में जी जैसा जरूरत होगा लगाया जाएगा। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप जानते हैं, जिला प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है और उसके नीचे हायरार्की में आप बताइए। सर, मैं पूर्व में इस बात से आपको अवगत कराया है कि मैं इस संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैं इसके संबंध में जानकारी लूँगा। अच्छा, ठीक। आपने कहा बिहार प्रशासनिक सेवा में आके आप कुछ खोज कर सकते हैं, क्या खोजना चाहते हैं? उसमें कई तरह का अन्वेषण हो सकते हैं, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कई लोग होते हैं या कई व्यक्ति होते हैं जो अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष नहीं रख पाते हैं, तो उस दौरान मैं उस पर शोध करूंगा और उनके व्यवहार को शोध के लिए आपको पीएचडी करना चाहिए, फिर प्रशासन में शोध करने का समय नहीं मिलता है। मेरा शोध का अभिप्राय उतना विस्तृत नहीं है, लोगों का हाव भाव को जानना और उनके मिजाज के अनुसार मैं उनकी समस्याओं को तो इतने सारे एसडीओ पहले से सारे काम कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ नया क्या करने वाले हैं कि आपको लिया जाए? मैं सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र में जाऊंगा और वहाँ के जो पीपुल कॉन्टेक्ट बढ़ाने का चाहूँगा, और उनकी जो समस्याएं हैं, जो ज़मीनी स्तर पर जो कई समस्याएं हैं या उनको जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो उस दौरान मैं जितने भी सरकारी योजनाएं हैं जो उनके लिए उचित है उसको मैं उनको प्रदान करने का प्रयास करूँगा। आप प्रयास करेंगे तो यानी कि इससे पहले वाले सारे निकम्मे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक, इतने दिन मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं हुआ, क्योंकि एसडीएम पोस्ट काफ़ी एक बड़ा पोस्ट और प्रतिष्ठित पोस्ट है, लेकिन कई बार ये होता है कि वो अपने जो कार्य क्षेत्र है या जो जहाँ वो जिस पद पर कार्य करते हैं लेकिन उनको समय का अभाव होने के कारण वो लोगों तो आपके पास भी तो 24 घंटा ही होगा ना? जी, मैं उसमें से कुछ समय निकालने का प्रयास करूँगा, जैसे दिनचर्या जैसे सुबह के कुछ जो मेरा जो व्यक्तिगत समय है जो पर्सनल लाइफ है उसमें से कुछ टाइम निकाल। अच्छा, चलिए बताइए, बिहार में कौन कौन सी मुख्य भाषाएँ बोली जाती हैं? बिहार में मुख्यतः हिंदी भाषा और उसके बाद भोजपुरी, बंजी। अभी भोजपुरी भाषा से संबंधित कुछ विवाद मीडिया में हमेशा छाया रहता है, क्या है वो? कई आलोचकों का कहना है कि जैसे भोजपुरी भाषा है ना वो थोड़ा सा वल्गर है। अच्छा। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है, क्योंकि भोजपुरी एक बहुत ही मृदु भाषा है। लेकिन कुछ जो कलाकार है इसका स्तर नीचा कर दिए, जिससे लोगों का समझता है। अच्छा, तो वल्गैरिटी है, आप कह रहे हैं कि उनके जो गाने होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे आपको सुनने के लिए कौन बोल रहा है? आप नहीं सुनिए, मेरा मौलिक अधिकार है, मैं गाना सुनूं ना सुनूं, कौन सा गाना सुनूं, मेरा मौलिक अधिकार है। जी जी। तो सरकार कौन होती है इस पे कानून बनाने वाली? क्योंकि इससे कई लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में इस गाना को सुन पाते, जैसे कि डीजे वगैरह हो बजाए या कोई फंक्शन हो या त्यौहार हो, तो ऐसी स्थिति में समाज को बुरा सा प्रभाव पड़ता है। और कई हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लाउड स्पीकर के सहारे लोगों को स्वयं तो सुनते ही और लोगों को भी सुनाते हैं। इससे संबंध में नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कुछ बयान दिया है, क्या करने वाले हैं नीतीश जी? सर, इसके संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अभी पिछले दिनों जनता दरबार शुरू हुआ है जी। क्या होता है ये जनता दरबार? जनता दरबार के अंतर्गत या कुछ राजनेता या जो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है वो लोगों से मिलते हैं और उनके समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो उससे जनता को क्या फ़ायदा होता है? जनता की समस्याएं का समाधान हो जाता है, इसके माध्यम हो जाता है। तो इससे प्रशासन पे कोई असर पड़ता है? प्रशासन में सुधार होता है या पहले से सरकारी मशीनरी पहले से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्रयास करती है? इससे सबसे बड़ी फ़ायदा यह होता है कि लोगों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है। आपका बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, आप जनता दरबार में जाएंगे दरवाज़ा खटखटाने की माननीय मुख्यमंत्री जी आयोग में धांधली हुई है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया? मुझे ऐसा अगर लगेगा कि अगर आयोग में धांधली हुई है
और इसका कोई कुछ प्रमाण हमें मिलेगा तो मैं अवश्य ही उनके यहाँ जाऊँगा। अच्छा, तो धांधली होती रही है ऐसा आपने सुना है, या ऐसा कोई सबूत है आपके पास? नहीं सर, इसका तो कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर कहीं मिलता है, मुझे कोई प्रमाण मिलता है तो उस दौरान मैं जा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो बीपीएससी की कार्यप्रणाली पहले से बेहतर हुई है ऐसा लगता है आपको? हाँ सर, इस संबंध में कहा जा सकता है। फिर भी हम लोगों को अपनी व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ सुझाव दीजिए कि बीपीएससी और कैसे अपने को प्रभावशाली, निष्पक्ष रिजल्ट्स दे सकता है, अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकता है। इसके लिए कई उपाय आयोग किए जाने चाहिए। प्रथम तो जो प्रत्येक वर्ष इसका जो नियोजन है वो समय समय पर मिलना चाहिए, और एक परीक्षा का जो तिथि है वो निर्धारित करना चाहिए, कब परीक्षा ली जाएगी, कब मुख्य परीक्षा ली जाएगी, उसका रिजल्ट कब दिया जाएगा। और साथ ही साथ में इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अगर चाहे तो प्रत्येक व्यक्ति को उनका जो कार्यशैली है, यानी जो परीक्षा में जो कुछ लिखे हैं या परीक्षा जो दिए है उससे सर आपने कोरोना वैक्सीन ली है? जी सर, मैंने कौन सी वैक्सीन ली है? कोवैक्सीन सर मैंने ली। और कौन कौन से वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं अभी? वर्तमान समय कोवैक्सीन के साथ में कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 अवेलेबल। अच्छा, और विश्व के स्तर पे क्या क्या प्रयास हुआ? सर अमेरिका का मॉडर्ना है और हमारे जो ये विपक्षी दल है उनका आरोप था कि जब भारत गंभीर कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा था तो अपने देश के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन देने की जगह हमने विदेशों में जी वैक्सीन उपलब्ध कराया, जिससे हमारे वहाँ ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, मृत्यु हुआ, या फिर बीमारी में और विस्तार होते चला गया। तो क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये आदर्शवाद का समय तो नहीं था? जो भी वैक्सीन कूटनीति के द्वारा भारत के कुछ पड़ोसी देश और अन्य जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको वैक्सीन पर उपलब्ध कराई गई, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि वो लाखों में हो सकता है। तो फिर भी वो लाख तो अपने देश को पहले देना चाहिए था ना, इस स्तर पे तो वो फेल हो रहे हैं। नहीं तो अपना देश प्रथम, नेशन फर्स्ट थ्योरी अमेरिका अगर अपना सकता है तो हम लोग क्यों नहीं अपनाते हैं नेशन फर्स्ट? सर ऐसा है कि जैसे कि नेशन फर्स्ट अपना सकते हैं, लेकिन हम भी तो किसी दूसरे देश पर आश्रित हैं। अगर हम किसी को सहायता नहीं करेंगे विपत्ति में, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी भी सहायता नहीं हो पाएगी। तो चीन को कोरोना फैलाने के आरोप में सभी देशों को मिलकर उस पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्या विचार है आपका? सर इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं है कि चीन द्वारा कोरोना वायरस को फैलाया गया है। हालांकि कुछ देशों पर आरोप भी लगाए हैं, जैसे अमेरिका या ब्रिटेन आरोप लगाए हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रमाण भी नहीं मिला, और WHO भी इस बात से नकारती है। जनसंख्या वाली भी नीति पे काफ़ी चर्चा बहस छिड़ी हुई है। शशि थरूर ने कहा कि यह एक वर्ग विशेष को लक्षित करने के लिए बीजेपी द्वारा जनसंख्या नीति लाई गई है। आप इस विचार से कितना सहमत हैं? सर वर्तमान समय में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है वो काफ़ी नियंत्रित है, जितना जो पूर्व के जो वर्ष 1991 या 2001 धर्म विशेष को टारगेट करके बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण नीति ला रही है। आप इस विचार से कितने सहमत हैं? सर मैं इस विचार से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर सहमत हैं? जी नहीं, मैं जनसंख्या नीति से सहमत पूर्ण रूप से तो नहीं हूँ। शशि थरूर के स्टेटमेंट से आप कितने सहमत सर हैं? मैं इससे सहमत हूँ। आप एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में काम करते हैं, कब गठन हुआ था इसका? सर इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 में शुरू हुई। एक्ट तो 1948 में लाया गया। जी उसी एक्ट के तहत इसको किया गया। जी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। कितने विंग्स हैं इसके? सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं समझ। विंग्स मतलब जैसे होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स होते हैं, कुछ होते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखते हैं। तो ESI जो है बहुत बड़ा निगम जो अलग अलग विंग्स में बटा हुआ है, जो जिसके अलग अलग काम हैं। तो कितने विंग्स हैं? सर मैं तो
पूरी तरह तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ विंग्स के नाम बता सकता हूँ। बताइए। जैसे कि इंश्योरेंस ब्रांच होता है, और एक मेडिकल विंग्स होता है, और एक बेनिफिट विंग्स होता है, और इतना ही सब। कितने तरह के समस्याओं में, जैसे कितने तरह की समस्याओं में ये बीमा प्रदान करती है? किन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें ESI जो है बीमा की ओर लाभ देती है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक बृहत सामाजिक सुरक्षा नाम बताइए। और इसके अंतर्गत कई सुविधाएं जो विविध व्यक्ति है जिनकी आमदनी 21,000 से कम है उनको प्रदान किया जाता है, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता और मातृत्व हित लाभ, फिर आश्रित हित लाभ, अस्थायी अपंगता दर और अस्थायी अपंगता दर, और ये सब सुविधाएं। अस्थायी अपंगता में क्या लाभ मिलता है, क्या उसका दर है? इसके अंतर्गत जिस कर्मचारी को कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे वो उसके 100% अपंग होने में क्या लाभ देती है? सॉरी सर। 100% यदि व्यक्ति अपंग हो जाता है जी। 100% अपंगता क्या है? इसमें उसके कार्य क्षमता का 100% उसको नष्ट हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, अगर वो अपंग हो जाता है 100%, तो उसकी तो ऐसी स्थिति में सरकार उसको इसका पैमाना क्या है? हम कैसे समझेंगे कि व्यक्ति 100% अपंग हो गया? अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 100% मृत्यु हो गई तो व्यक्ति खत्म हो गया। जी, उसको आश्रित को मिलता है इसका। हाँ, तो अपंग 100% अगर दोनों हाथ कट जाते हैं तो ये ऐसी स्थिति को, या दोनों पैर कट जाते हैं, या दोनों आँख नष्ट हो जाते हैं, वैसी स्थिति में 100%। अब रिलैक्स नहीं लग रहा है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप पे दबाव आ रहा है। सर ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? मेरा ऑप्शनल पेपर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। और आपने ऑनर्स किस विषय से किया था? मैंने अपना ऑनर्स इतिहास विषय से किया। इतिहास विषय से किया था। इतिहास विषय से ऑनर्स किया था और हिंदी साहित्य आप ऑप्शनल में रखे हैं। भारतेंदु जी का तो आपने नाम सुना है? जी सर। अंधेर नगरी उनकी चर्चित कृति रही। जी। उस छोटे लघु नाटक से वो क्या संदेश देना चाहते हैं? अंधेर नगरी के माध्यम से तत्कालीन जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंधेर गर्दी को बताया गया है, जहाँ पर नवजागरण की चेतना भी है, और वहाँ पर एक जो मध्य वर्ग है जो बाजारवाद के चक्र में इंद्रजाल में फंस जाता है, वो कैसे इससे निकलता है, और इसके लिए गुरु जैसे कि महात्मा गांधी हो गए या महात्मा बुद्ध हो गए, उस संत का एक रोल अदा करके उस मध्य वर्ग को, उस जो बाजारवाद के जो अंधेर गर्दी है उससे निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये इस नाटक के माध्यम से जो है अंत में जो है नाटककार जो है वो दिखाते हैं कि जो है कैसे जो है किसी मूर्ख को उसकी बलि चढ़ा करके जो है अंधेर गर्दी प्रतिव्यवस्था से मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो कैसे वो लोगों को समझा पाने में सफल हुए कि इस ब्रिटिश हुकूमत को उस तरह से मुक्ति पाई जा सकती है, इसको थोड़ा स्पष्ट समझे। यहाँ पर जो भारतेंदु जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो साम्राज्यवादी जो दृष्टिकोण है, या जो साम्राज्यवादी अपने वैश्विक दृष्टिकोण रखता है, वो लोभी होता है। तो ऐसे लोभी व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित है। जैसे अंग्रेज थे वो लोभी थे, यहाँ पर व्यापार करने के माध्यम से आए थे, लेकिन वो तरह तरह से यहाँ पर अंकुश लगाए, यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है उसको चरमरा दिए, या उसका लाभ लेने का प्रयास किया, और इस लोभ के चक्कर में उनका नाश हो जाता है। शेखर एक जीवनी अपनी पढ़ी? कौन कौन सा उपन्यास पढ़ा है? मैंने केवल गोदान उपन्यास पढ़ा। गोदान? सिर्फ गोदान पढ़ा? गोदान के मुख्य पात्र कौन कौन? गोदान के जो प्रमुख पात्र है भोरी है, और उनकी पत्नी धनिया है, उनकी पुत्र वधू झुनिया है, पुत्र गोबर है, और राय साहब है जो जमींदार है, मिस्टर खन्ना जो पूंजीपति को बड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत अच्छे। प्रेमचंद जो है कभी पात्र के माध्यम से और कभी स्वयं अपने उपन्यास में प्रकट होते हैं। वो क्यों प्रकट होते हैं? वो लोग को क्या बताना चाहते हैं? जैसे उपन्यास में कई ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर
पाठकों को समझ में आने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रेमचंद स्वयं उसको स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि लोग समझें। जी। कहा जाता है कि गोदान जो है आने वाले परिवर्तन यानी नव जागरण जो उस समय आ रहा था, जी। जो एक सामंती व्यवस्था थी वो समाप्त होकर के, या जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे वो समाप्त होकर के व्यवस्था जो थी पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रही थी, और वो व्यवस्था आने वाले समय में किस वृहद रूप को आकार लेगी ये प्रेमचंद जो है उस समय बता रहे थे। जी। तो कुछ ऐसे बातों को बताइए जिससे स्पष्ट हो सके कि ये बातें उस समय प्रेमचंद जो है अपने उपन्यास के माध्यम से कहने में सफल हुए। एक तो पूंजीपति का जो पूंजीवाद की समस्या है, आज भी इसका बृहद पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, या जो लेबर से संबंधित कई समस्या है, जैसे हड़ताल की समस्या या फिर बेरोजगारी की समस्या, ये भी आज भी विकराल रूप में अभी विद्यमान है। साथ में जो कृषक जीवन की जो कई समस्या है, जैसे ऋण, आज भी गांव या जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर असंगठित क्षेत्र से लोग ऋण ले रहे हैं और महाजन के कुछ अपने फंस जा रहे हैं, ऐसा है। प्रेमचंद जी की किन किन कहानियों को आपने पढ़ा? मैंने पुष्प की रात, ईदगाह और बड़े घर की बेटी और अन्य कहानियों को मैंने पढ़ा। पूस की रात में जो है क्या, पूस की रात के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं प्रेमचंद? प्रेमचंद यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि इसमें पुष्प की रात में जैसे गोदान में जो ऋण की समस्या है, यहाँ भी ऋण की समस्या दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि जो इस नाटक इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो ऋण की समस्या या जो किसानी को भी छोड़ना चाहता है। ऋण की समस्या इतना विकराल हो चुकी है कि वो किसानी भी छोड़ सकता है, लेकिन प्रेमचंद में जो इसका जो मुख्य पात्र है वो किसानी से अपना उसका भावनात्मक लगाव रखता है। अच्छा, आपका हॉबी क्या है? मेरा हॉबी योगा है। अच्छा, योगा से क्या? योगा सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक विज्ञान है जिसमें मन और शरीर के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अच्छा, आपको क्या क्या फ़ायदा होगा? इससे कई फायदे हो सकते हैं, जैसे इससे शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति फिट रहता है और कई सारी जो आधुनिक व्याधियाँ है या बीमारी है उससे बच सकता है व्यक्ति, या इससे इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होती है। और कोरोना काल में तो काफ़ी प्रासंगिक है योगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में बिहार में जो है सतत विकास लक्ष्य का जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, उसमें बिहार का जो स्थान है काफ़ी नीचे। तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या समस्या है, या फिर बिहार में जो भी योजनाएं चल रही है वो सही से क्रियान्वित नहीं हो रही? नीति आयोग द्वारा जो हाल में जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया जिसमें बिहार की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो बेहतर जीवन स्तर की कमी, और दूसरा शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, आधारभूत संरचना का अभाव, और जो सरकारी योजना है उसका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाना, ये भी एक समस्या है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक इस समस्याओं का निदान हो चुका है, या फिर और आगे करना है? समस्याओं का तो निदान किया जा रहा है, सरकार इस पर कार्य कर रही है, लेकिन कुछ और इसमें करने की आवश्यकता है। जैसे जितने भी सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसमें रिसाव न हो या भ्रष्टाचार की समस्या न हो, इस पर काम करना होगा। और दूसरा जो योजनाएं है उसको ज़मीनी स्तर पर पहुँचाना चाहिए। और तीसरा, लोगों को जागरूक भी किया जा सकता है, इसके लिए शिक्षा के माध्यम एक बेहतर माध्यम हो सकता है। अच्छा, आप अगर प्रशासनिक विभाग में अगर जाते हैं, वहाँ कार्य करते हैं, तो आप क्या क्या कार्य करेंगे ज़मीनी स्तर से? सर्वप्रथम मैं तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पर काम करूँगा, और उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उस पर भी ध्यान दूंगा, और तीसरा जो लोगों को जागरूक करूँगा, या जो और चौथी मेरी प्राथमिकता यह होगी कि मेरे अधीन जितने भी कर्मचारी हो उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और उनको थोड़ा मोटिवेट भी किया जाए।
अच्छा, आजकल जनसंख्या जो है काफ़ी जनसंख्या के बारे में चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या नियंत्रण की बात कही गई और मिजोरम में जो है वो जनसंख्या बढ़ाने पे बात कही गई। तो एक ही देश में दो तरह का नियम और नीति है, तो फिर आप कैसे इसको सही करेंगे? भारत एक बड़ा विशाल देश है और यहाँ पर भौगोलिक विविधता के साथ साथ में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या जनसांख्यिकीय विविधता भी है। जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो मिजोरम की स्थिति नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, जबकि मिजोरम में जनसंख्या में सिकुड़न की समस्या भी देखी गई है। वहाँ पर नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। अतः दोनों राज्यों द्वारा अपना अलग अलग उपाय करने की बात कही जा रही है। तो आपको नहीं लगता है जैसे उत्तर प्रदेश की जो भी जनसंख्या अगर मिजोरम जाना चाहती है तो वहाँ पे उसको रखा जाए, जनसंख्या बढ़ाने से अच्छा है? ऐसा संभव है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए राजनेताओं के लिए, और साथ ही साथ में जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कन्वेंस करना होगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि योजनाओं को लागू करने में कुछ समस्याएं हैं, उसमें आपने भ्रष्टाचार को बताया कि एक बहुत बड़ा कारण है। आप अपने स्तर से बताइए कि अगर आपका चयन होता है, आप सरकार में आते हैं, तो करप्शन को रोकने के लिए क्या उपाय आप करेंगे? 2 इम्पोर्टेंट उपाय बताइए, मात्र 2। इसके लिए सर्वप्रथम लोगों को जागरूक करना होगा, और फिर दूसरा उपाय यह हो सकता है कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि प्रशासन आपके भलाई के लिए है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो इसका सूचना जो संबंधित अधिकारी है उसको दिया जाना चाहिए। और कुछ एक उपाय हुआ दूसरा? और दूसरा यह हो सकता है जैसे कि जो सरकार की जो योजनाएँ हैं उसको डिजिटली लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। डिजिटल तो सरकार कर ही रही है इस तरह से जी। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि आने वाले 10 वर्षों में आप बिहार को किस प्रकार देखते हैं, कहाँ देखते हैं? आने वाले वर्ष में बिहार विकसित राज्य के रूप में मुझे लगता है कि अपना स्थान स्थापित कर सकता है, क्योंकि सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है और इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी कार्य कर रही है, और इसके लिए बेहतर सुविधा जैसे बेहतर आधारीय संरचना का विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। जैसे कि हाल ही में जो इथेनॉल नीति बिहार में लागू किया गया है, या इसके बाद में जो बिहार और पिछले वर्ष जो नई आर्थिक नीति, जो बिहार की जो नई आर्थिक नीति भी लागू किया गया है 2020 में, और इसके साथ साथ लोग भी जागरूक हो रहे हैं और सरकार यह प्रोत्साहित कर रही है कि लोगों में उद्यमशीलता बढ़े, इसके लिए भी कार्य कर रही है। उनको ऋण प्रदान भी किया जा रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री मतलब बेहतर देख रहे हैं आप 10 वर्षों में बिहार बहुत बेहतर होगा। जी है ना? ओके, ऑल द बेस्ट, जा सकते हैं।